डोंट से कि तुमसे अपना मरहूम शौहर नहीं बुलाया जा रहा आज तक। इस नौजवान की आंखों में ज्वालामुखी फट उठी थी। या कोई नया पसंद आ गया है तुम्हारा वो दोस्त? क्या नाम है उसका? वो जैसे याद करने की कोशिश कर रहा था उसके नाम को, अपनी शहादत की उंगली से पेशानी की साइड पर खुजाते हुए। शट अप शामिर, अपने जैसा मत समझना मुझे कि निकाह होते हुए भी इधर उधर मुंह मारूं। अगर मुझे कोई पसंद आता भी है तो मैं पहले तुमसे खुला लूंगी। तुम्हारी तरह जानवरों वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगी कि जहां दिल चाहा मुंह मार लिया, जिसके साथ चाहा रात गुजार ली। अगले ही लम्हे शामिर ने मारे तैश के उसका मुंह दबोच लिया था। उसकी लंबी उंगलियां मरियम को अपने गालों में धंसती हुई मालूम हुई। हिम्मत है तो दोबारा बोलो और मैं बताऊंगा तुम्हें फिर मैं कितना बड़ा जानवर हूँ। शामिर का चेहरा मुकम्मल डार्क हो गया था, आंखें लहू रंग। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कमल का नॉवेल वफ़ाए यार की किस्त नंबर 33 लेकर। तो आइए बगैर ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहरोज़ मौलवी साहब को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसने अपने यूनी के दोस्तों को भी बुला लिया था। आमन अभी जोनी से बात कर ही रहा था कि उसे शहरोज़ एक बुज़ुर्ग के साथ आता नज़र आया। ये आमन कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा चुका था, फिर भी तस्दीक करने के लिए पूछा, ये मौलवी साहब हैं, हमारा निकाह पढ़ाने आए हैं? शहरोज़ के एलानिया कहते ही जोनी का मारे हैरत के मुंह खुला। आमन का हाल भी ज़्यादा जुदा ना था। तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? आमन चाह कर भी रोक नहीं सका खुद को उसे टोकने से, जो हवा के घोड़े पर सवार नज़र आ रहा था। मैंने तुम्हारी सारी शराइत मान ली हैं, फिर किस चीज़ के लिए मैं अपना वक्त ज़ाया करूं? मैं और वो दोनों ही निकाह के लिए राज़ी हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं ना। वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शहरोज़ उजलत से गोया हुआ। असल में उसे आमन पर एतबार नहीं था तो वो भी इब्राहिम बख्श का खून ही ना। वो अपनी ज़बान से ना फिर जाए। इस खौफ के ज़ेरे असर वो जल्द से जल्द निकाह कर लेना चाहता था। उसका पूरा जिस्म अजीब सी कैफियत का शिकार था। वजह हद से ज़्यादा खुशी या शायद खौफ के निकाह होते होते रुक ना जाए। वो आफिया को फिर से नहीं खोना चाहता था, इसलिए फ़ौरन ही मौलवी साहब को ले आया। मगर अभी हम अस्पताल में हैं, इतना सब्र तो करो कि हम घर पहुंच जाएं। आमन ने उसकी हुजलत पर एतराज़ जाहिर किया। मुकाबिल की बात सुन उसने अपनी कमर पर हाथ टिकाकर अपनी पेशानी मसली, फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, अब मौलवी साहब आ ही गए हैं तो निकाह हो जाने दो। क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो साले साहब? वो चाह कर भी मुंह बसोरे बगैर ना रह सका। मगर शहरोज़, थोड़ा वक्त तो दो। आमन सही कह रहा है, हम घर से विदा करेंगे उसे। जोनी भी आमन का साथ देने चली आई थी। हाँ तो विदा घर से कर लेना, अभी निकाह हो जाने दो। शहरोज़ किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार ना था। उसकी बेसब्री देख आमन ने हार मान ली, जबकि जोनी मुस्कुरा रही थी। ठीक है, मैं आफिया को बता देता हूँ, आमन कहकर कमरे में चला गया था। आफिया इतने अचानक निकाह पर बहुत परेशान हो गई थी, मगर आमन के इसरार पर हाजिर हुई। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शहरोज़ के कहते ही आफिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वो जानती तक नहीं थी इस लड़के को जिससे उसका अचानक निकाह कर दिया गया था, वो भी आनन फानन। अजी सुनती हो? वो अभी आफिया के लिए खुश हो ही रही थी कि अचानक आमन ने उसके पास आकर आहिस्तगी से सरगोशी की। हाँ, वो चौंकी। उसे नहीं खबर वो हसीन नौजवान कब उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ। लगे हाथों हम भी निकाह कर लें? इस हसीन लड़के ने लापरवाही से पूछा तो जोनी समझी वो मजाक कर रहा है। बिल्कुल, इस चुलबुली गुड़िया ने बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए लापरवाही से जवाब दिया। इस लम्हे उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों निकाह जैसी अहम बात को डिस्कस कर रहे हैं, इस पर पूरा फ्यूचर मुनहसर है इनका। तो चलो। उसने एक लम्हे की देरी किए बगैर हाथ थामा। हाँ, अब जाके उसे महसूस हुआ कि मुकाबिल सीरियस था। एक मिनट, क्या वाकई वो खूबरू नौजवान निकाह करने का सोच रहा था उससे? वो भी तब जब वो पहले ही उसे मुफ्त में मुकम्मल मैसर है। जोनी को यकीन ना आया। वो उसे हैरत से देखने लगी, जबकि वो मौलवी साहब की जानिब मतवजा हो चुका था। मौलवी साहब, एक निकाह और पढ़ा दें। ये कहता वो फ़ौरन ही जोनी के कान के पास हल्का सा झुका। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी जू, और मैं नहीं जानता मैं कल क्या कर जाऊं तुम्हारे मामले में। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। मैं इस वक्त बहुत से मसाइल का हल फ़क़त निकाह को समझता हूँ। मैं मर्द हूँ जू, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है उससे तुम बेखबर नहीं, इसलिए मुझे आजमाइश में मत डालो। वो नहीं जानती, आमन अब भी खौफज़दा था कि जितनी वो उससे बदगुमानी रखती है, मुमकिन है कि निकाह से इनकार कर दे, मगर फिर भी आजमा रहा है लक अपना, क्योंकि जानता था मोहब्बत वो भी करती है, बस बदगुमान है।
भाई आप वाकई निकाह कर रहे हैं। आफिया उसके निकाह का ऐलान सुन अपना गम भूल उसके लिए खुश हुई थी। पर हर बहन ही अपने भाई की शादी का अरमान सजाती है, उसे भी था। अल्लाह ताला कराएं बस, अपने दिल के मकाम पर हाथ रख बेबसी से गोया हुआ। उसने हाँ नहीं कहा, कहता भी कैसे। जुनेशा बख्श का क्या भरोसा, उसे इल्म था उसकी पटाखा किसी वक्त भी कोई धमाका कर सकती है। इसलिए खुदा ही वाहिद आसरा था जो इस हसीना का दिल नरमा दे। हक मेहर कितना लिखना है, मौलवी साहब के पूछते ही वो जोनी को गहरी बोलती निगाह से देखते हुए बोला, पूरा अमन बख्श चौधरी लिख दें। उसके जवाब पर मौलवी साहब उसे उलझ कर देखने लगे और बाकी सब भी। जबकि जोनी समझ चुकी थी, वो पहले से ही जानती थी कि आमन के पास कुछ भी नहीं है अब देने के लिए। मेरा मतलब था कि मेरा घर है, ज़्यादा मालियत का नहीं है, लेकिन मैं उसे जोनीशा के हक महर में रखना चाहता हूँ। सारी जायदाद तो पहले ही उसके नाम थी, अब उसे क्या देता भला। इसलिए जो 2 साल में मेहनत करके घर बनाया था उसकी मालियत हक महर में लिखवा दी। गोया वो शहजादा अपना सब कुछ लुटा चुका था इस लड़की पर, और जो बचा कुचा था वो भी लुटाने के लिए तैयार खड़ा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। जोनी आफिया के साथ बेड पर, जबकि आमन शहरोज के साथ सामने सोफे पर बैठा हुआ था। जोनीशा अभी तक आमन को हैरत से तक रही थी। यकीन जो नहीं आ रहा था कि वो वाकई निकाह कर रहा है। एतबार तो तब आया जब इस नौजवान ने 3 बार कबूले कह दिया। वो आफत की पुड़िया इतनी आसानी से रोने वाली चीज़ नहीं, मगर आमन के उसे अपने निकाह में कबूल करते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। वो एतबार करना चाहती थी इस लम्हे, मगर उसे एतबार नहीं आ रहा था। उसकी तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा था अब कभी वो निकाह में नहीं बन सकेगी आमन के, और ना ही वो कभी बांधेगा। मगर उसने बांधा, वो भी सबके सामने। वो उसके साथ रह रही थी एक कमरे में, मगर उसने कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया। वो अपनी जायदाद वापस ले सकता था उससे, बल्कि उसकी भी छीन सकता था, मगर उसने नहीं छीनी। और वो सबके सामने निकाह करके उसे बाइज़्ज़त अपनी बीवी होने का शर्फ बख्श रहा था। वो लड़की अब कैसे कोई बदगुमानी रख सकती थी उस नौजवान से। इसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी खुशकिस्मती पर। वो हवेली की करम झली भला अब कब इतनी खुशकिस्मत हुई कि खुदा ने उसे अमन बख्श चौधरी जैसा नवाज दिया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब 3 बार पूछ चुके थे, लेकिन वो तीनों बार खामोश रही। जवाब देती भी कैसे, वो थी कब वहाँ। वो तो बस अपनी किस्मत पर रश करने में मशगूल थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी ये खामोशी आमन बख्श का दिल हिला रही है। जोनी, आफिया ने डरते डरते उसका बाजू पकड़कर हल्का सा हिलाया। हाँ, वो हवासों में लौटी थी। मौलवी साहब तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाँ कबूल है, बिल्कुल कबूल है, शुरू से कबूल था ये काला बिल्ला। उसने आखिरी जुमला आमन को देख छोटी आंखें कर मोहब्बत व शरारत से लबरेज लहजे में कहा, तो सब बेख्तियार ही मुस्कुरा दिए, जबकि वो खुद रो दी थी। जोनी के कबूल करते ही मानो मुकाबिल का दिल भर आया। वो नज़र झुका गया था, मगर उसकी आंखों में आंसू थे जो रुखसार पर बह निकले, जिन्हें उसने फौरन ही साफ किया था। शहरोज आमन को उलझ कर देख रहा था। वो हवेली का पहला लड़का था जिसने अपनी ही कनीज से निकाह किया, वो भी बड़ी शान से। अगला सीन, तुम अपने हॉस्टल कब जाओगे? वो आखिर एक बहन का भाई था, उसे भेजने के बाद ही वो वापस जा सकता था। मगर शहरोज का तो जैसे कोई हिलने का इरादा ही ना हो। वो तो सोफे पर मानो गम लगाकर चिपक गया हो। अमन कितनी ही देर से इंतज़ार कर रहा था उसके उठकर जाने का, मगर जब देखा कि वो हिल ही नहीं रहा तो आखिरकार मजबूर हुआ खुद कहने पर। उसने अभी सिर्फ निकाह किया था, रुखसती देने का इरादा नहीं था उसका। रुखसती वो तब देगा जब उसकी बहन बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी। मैं भला हॉस्टल क्यों जाने लगा? मेरी बीवी बीमार है और मुझे उसकी खिदमत करनी है, यही तो वक्त है उसका दिल अपनी तरफ मोड़ने का। शहरोज के जुमले सुन आमन का हैरत के मारे मुंह खुला। इतनी बेशर्मी, थोड़ा तो लिहाज करो, बड़ा भाई हूँ मैं उसका। आमन फौरन ही भरहमी से बोला, अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए मेहनत करना बेशर्मी कब से हो गया साले साहब? शहरोज ने अपनी आंखें टमटमाते हुए खासा नासमझी से इस्तफसार किया। अभी रुखसती नहीं दी मैंने, इसलिए सीधे हॉस्टल जाओ। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। आमन ने हाकिमाना अंदाज में हुक्म सादिर किया। ऐसे बात करते हैं भला अपने बहनोई से? ये तो हद हो गई है साले साहब, थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। नया नया दामाद हूँ तुम्हारे घर का। उसके जवाब पर आमन उसे खा जाने वाली निगाह से देखने लगा। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि शहरोज ने निकाह करते ही फैल जाना है, तो वो कभी उसे इतनी उजलत में अस्पताल में निकाह ना देता। अच्छा साले साहब, मैं समझता हूँ कि आपका भी निकाह हुआ है और आपको भी जल्दी अपने घर जाने की, तो जाए ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं समझ सकता हूँ, मर्द हूँ आखिर। उसने एक आंख विंग करते हुए बड़े प्लेफुल अंदाज में अपनी मुट्ठी का हल्का सा मुक्का बनाकर आमन के बाजू पे मारा। उसकी बातें सुन आमन के चेहरे से धुआं निकलने लगा था। वो ठीक ठाक तप आ चुका था उसकी। शहरोज, इस बार उसकी आवाज़ में वार्निंग नुमाया थी। अच्छा जा रहा हूँ साले साहब, आप तो मजाक भी नहीं समझते।
आमन ने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की थी उसके नजदीक, इसलिए आज बहाने बहाने से उसे साला बुलाकर अपने दिल की तमाम भड़ास निकाल रहा था। आफिया के सरापे को आंखों में बसाते हुए अल्लाह हाफिज कहा। जानता जो था आमन जैसे कांटे के होते हुए उसे कोई चांस नहीं मिलने वाला आफिया से बात करने का, वो मुंह लटकाकर वहां से चला गया था। जोनी और आफिया काफी देर तक बातें करते रही। आमन अपने सेल पर काम करने में मगन था। दरअसल वो सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था ताकि शहरोज की बात लोगों को सच न लगे कि वो मरे जा रहा है अपनी बेगम को अपने साथ ले जाने के लिए, जबकि हकीकत यही थी कि वो जोनी को जल्द से जल्द अपने साथ वापस ले जाना चाहता था। वही जानता है कैसे एक एक मिनट काट रहा था। अब हमें चलना चाहिए। काम खत्म होते ही वो अपना सेल पॉकेट में डालकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। जोनी के गाल लाल हो गए थे ये सुनते ही, चूंकि पूरे रास्ते अकेले जाना था अपने हसीन और जमील दूल्हे के साथ। उसे जिंदगी में पहली बार हया आ रही थी आमन को देखते हुए, इस कदर हया कि उसने नजर तक ना उठाई। नजर झुकाया इस बात में सर हिलाकर उसके साथ चलने के लिए खड़ी हुई। अस्पताल में रात में एक ही बंदा रुक सकता था, इसलिए अंबर आफिया के साथ रुकी। अगला सीन, वो बहुत थकी हुई थी इसलिए गाड़ी में बैठते ही सो गई। उसके सोने के बाद आमन को मानो पूरी खुली छूट मिल गई थी। कभी उसके हाथों से खेलता तो कभी उसके खूबसूरत नरम गालों को सहलाता तो कभी उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियों को उलझाता। पूरा रास्ता जोनी ने सोकर गुजारा और आमन ने खुश होकर हवेली पहुंचने पर उसने जोनी को नहीं उठाया बल्कि उसे भावों में भरकर अपने कमरे में ले आया था। उसे बेड पर लिटाकर वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करने गया। वापस आकर अपने कपड़े चेंज किए, वो सोने की लिए से लेटा तो जोनी ने उसी लम्हे उसकी जानिब करवट ली। उसके सुर्ख होंठों को देखते ही पुरानी अधूरी ख्वाहिश जाग उठी। उसे नहीं लगा था वो जिंदगी में दोबारा इस लम्हे को कभी जी सकेगा, मगर आज वो लम्हा आंखों के सामने था कि बस हाथ बढ़ाए और उसका हो जाए। वो हसीन नौजवान इस लम्हे को वापस जीने की ख्वाहिश में उठा और आहिस्तगी से उस पर झुक गया। इरादा सिर्फ एक बोसे का था, लेकिन उसका इरादा इरादा ही रह गया फ़क़्त, क्योंकि एक बार इस हसीना के करीब जाने के बाद दिलो दिमाग ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया। आमन, अपने वजूद पर किसी के नरम व गरम लम्स को महसूस कर उसने आँख खोली। भराई आवाज़ में मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने निगाह उठाई तो वो बिलोरी आंखें उसे ही तक रही थी। वो फौरन सीधा होते ही बैठ गया। उसे शर्मिंदगी होने लगी। वो जानता था जोनी बहुत बदगुमान है उससे और उसका ये अमल उसे और बदगुमानी की जानिब ले जाएगा। ये खौफ उसके दिल को झंझोड़ने लगा। शुक्रिया आमन। अभी आमन अपनी ही सोचों में मगन था कि वो तो तेजी से उठकर उसके सीने से आ लगी। क्यों? इस लम्हे उसका दिमाग कहीं और था और दिल कहीं और अजीब सी कैफियत का शिकार था। सांसें फूली फूली हो रही थी, जिसम मुकम्मल गर्म पड़ चुका था। वो नहीं जानता ऐसी हालत में मुकाबिल के शुक्रिया कहने पर कैसा रिएक्ट करे। मुझे गलत साबित करने के लिए सीने से हटकर उसकी गहरी बोलती आंखों में झांकते बड़ी मोहब्बत से कहा। उसका जवाब सुन मुकाबिल का दिल खुशी से भर आया। वो लम्हा अमन बख्श चौधरी के लिए ऐसा था जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आई। वह आहिस्तगी से सरगोशी करने लगा। फिर भी शर्म आनी चाहिए तुम्हें काले बिल्ले, मेरे नींद न होने का फायदा उठाते हुए। वो अगले ही लम्हे छोटी आंखें कर उसके सीने पर मुक्का मारकर हल्की सी खफगी भरे चेहरे के साथ बोली। अब तो उठ गई ना? उसने गहरी तबस्सुम चेहरे पर सजाए मायने ख़ेज़ नज़रों से मुकाबिल के हसीन सरापे को तकते सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा तो वो ब्लश कर उठी। अगला सीन, पूरे गांव में ढूंढने के बाद वो गाड़ी शहर जाने वाली सड़क पर ले आया था। फ़हीम बख्श को देखते ही वो फौरन गाड़ी से उतरा। चाचा, चाचा, उसने भागते हुए उजलस से उनका बाजू पकड़कर रोका। फ़हीम, जो पहले ही बहुत गुस्से में था, अमन को अपने पीछे खड़ा देख मजीद बरहम हुआ। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। फ़हीम के सर पर जब चोट लगी थी उसके बाद से वो अभी तक अस्पताल में ही एडमिट था। जिस घर में उसकी बेटी को कनीज़ बना लिया गया, उस घर में वो खुद भी वापस नहीं जाना चाहता था। आज जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो बजाय हवेली में आने के रोड पर निकल पड़ा, जिसकी वजह से पूरी हवेली वाले परेशान हो गए थे और उसे ढूंढने निकले। उसने फ़ौरन ही आमन का गला पकड़ लिया था, उसे मार देने की नीयत से। क्या कर रहे हो ससुर अब्बा? क्यों अपनी बेटी को भरी जवानी में बेवा करने पर तुल गए हो? आमन खासा खुशगवार मूड पे था। कल की खूबसूरत रात उसकी आंखों से जा नहीं रही थी। वो तो सुबह भी कमरे से ना निकलता अगर फ़हीम बख्श अस्पताल से लापता ना होता। उसके जुमले सुनते ही फ़हीम की पकड़ उसके गले पर ढीली पड़ी। क्या? उसने खासा हैरानगी से आमन को देखा था। जी, निकाह कर लिया है मैंने जोनी से। उसके अल्फाज जैसे फ़हीम को साकित कर गए थे। उसे यकीन ना आया। वाकई? यकीन ना आए तो ये देख लें। उसने अपना निकाहनामा निकाल कर फ़ौरन ही उन्हें दिखाया। वो कभी नहीं चाहेगा कि फ़हीम बख्श ये समझे कि वो उसकी बेटी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे। चले गाड़ी में बैठे, सब आपका हवेली में इंतज़ार कर रहे हैं। वो नरमी से कहता उनके लिए गाड़ी का पैसेंजर सीट का डोर खोलने लगा। मुकाबिल भी खामोशी से बैठ गया था। अब आपको पता चला गांव के लोगों को कैसा लगता होगा जब उनकी बेटियों को हवेली की कनीज़ें बनाया जाता होगा।
आमन उनकी जानिब देख ड्राइविंग करते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ। उसका इरादा चोट करने का था और मुकाबिल ने महसूस भी की थी। वही जानता है वो कितना तड़पा था इन दिनों अस्पताल में, ये सोच सोच कर कि उसकी बेटी को एक लड़की की कनीज बना दिया गया और वो उसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर है, और वो सब कुछ जानते बूझते भी अपनी बेटी को इस दलदल से निकाल नहीं सकता। इस लम्हे जो बेबसी उसने महसूस की वो नाकाबिले बयान थी। यही वजह थी कि आमन को देखते ही वो जान से मार देने पर उतर आया था। आपको नहीं लगता चाचा, इन फरसूदा व बेहुदा रस्मों को ख़त्म करने की ज़रूरत है अब? आमन के कहते ही फ़हीम उसका चेहरा देखने लगा। सूरज की किरणें उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक हाथ से स्टेयरिंग और दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी मसलते हुए उन्हीं की जानिब देख रहा था। तो तुम ये सब बदलने की सोच रहे हो? फ़हीम हैरानगी से पूछने लगा, क्योंकि आज तक किसी हवेली के मर्द ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और सोचता भी क्यों भला? ताकत, वक़ार, रोब, दबदबा, लोगों पर हुकूमत किसे पसंद नहीं? आगे जाकर ये सारी ताकत उसी की होनी थी, फिर वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का क्यों सोच रहा था? बदलने की नहीं, निस्तो नाबूद करने की। वो आँखों में जुनून लिए बोला। उसके लफ्ज़ों में एक अजीब सा रोब था। तो आप मेरा साथ देंगे? निहायत गंभीर लहजे में इस्तफ़सार किया। तुम सब पर कब्ज़ा करने की सोच रहे हो? फ़हीम उसकी आँखों को पढ़ते हुए संजीदगी से पूछ उठा। कब्ज़ा नहीं, मैं सिर्फ़ गला घोंटना चाहता हूँ हर उस आवाज़ का जो खुदा के हुक्म से आगे बढ़ निकली है। तुम अब्बा को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लड़के, फ़हीम ने तेज़ी से कहा। नहीं, इन्होंने गलती की मुझे हल्के में लेकर, मेरी मोहब्बत को जिस्म नोचने की हद तक महदूद समझने पर। उनकी जानिब देख वो आँखों में खाड़ लिए बोला। जब जोनी ने उसके सीने पर हाथ मार के पूछा था, क्या सोचकर मुझे अपनी बांदी बनाया, ये कि मेरा जिस्म नोचोगे, तब सिर्फ उस दीवाने का दिल ही जानता है कि उस पर क्या बीती थी। वो नहीं भूलने वाला कि कैसे उसकी मोहब्बत ने कनीज बनते ही खुदकुशी करने की कोशिश की, कैसे वो उससे खौफजदा रहने लगी थी, कैसे वो लड़ रही थी उससे खुद को जिंदा बचाने में। पर तुम्हें देख के लगता नहीं तुम फेस बख्श और रानी के बेटे हो। ये शायद अपने नाम का ज़्यादा ही असर कबूल कर लिया है तुमने। फ़हीम बेसाख्ता ही मुस्कुरा कर कह उठा था। ऐसी ताकत और पैसा किस काम का जिससे मैं अपनी औरत को इज्जत ना दिलवा सकूं, हिफाजत ना दे सकूं, उसे सिक्योर होने की फीलिंग फराहम ना कर सकूं। अगर ये सब आमन से हो जाता है तो ठीक, वरना ये अमन बर्बाद करना भी जानता है। उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। ये जुमले अदा करते वक्त गोया वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। अगर उसकी बीवी को वो इज्जत ना दिला सका जिसकी वो हकदार है, उसे अपनी बीवी को बहुत इज्जत व मकाम व मर्तबा हर सूरत दिलाना था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन इन फरसूदा निज़ाम में ये मुमकिन ना था, इसलिए वो शहजादा निज़ाम बदलने खड़ा हो गया था। अगला सीन, तुम कहीं जा रही हो? वो कमरे में आया तो मरियम को अपना सामान पैक करता देख उलझकर पूछने लगा। मैं यहाँ अब्बू के लिए रुकी हुई थी, वो अब डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से और घर भी आ गए हैं, तो इसलिए वापस यूनिवर्सिटी जाने का सोच रही हूँ ताकि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। इस दिलनशीन हसीना ने अपना चश्मा जो ढीला होकर नाक पर फिसल आया था वो वापस आंखों पर टिकाकर मुकाबिल की जानिब देख तहम्मुल से जवाब दिया और फिर पलटकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शामिर बात करना चाहता था, उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। मैं मदद करा दूं? उसने मदद की ऑफ़र की, वो भी खासा मुस्कुराते हुए। नहीं शुक्रिया, मुकाबिल ने फ़ौरन ही उसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। मैं करा देता हूँ ना, ज़बरदस्ती मदद करने पर उतरा। उसने मरियम के हाथ से जल्दबाजी में कमीज़ भी ले ली ताकि तेल लगा कर रखे, मगर कमीज़ के साथ साथ एक और चीज़ भी आ गई थी उसके हाथ में, जिस पर निगाह पड़ते ही उसके गाल सुर्ख हुए। इधर दो वापस। मरियम के गाल भी शर्मिंदगी से लाल पड़े, साथ साथ मुकाबिल पे शदीद गुस्सा भी आया। मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं किया, मुझे क्या पता था तुम्हारी छोटी शमीज़ है इसमें। शामिर मरियम से ज़्यादा लाल हो रहा था इस लम्हे, और क्यों करना होता। वो इमेजिन जो कर रहा था कि मरियम कितनी हॉट लगती होगी उसे पहनकर। वो अपनी सोचों में मगन था जबकि मरियम अपना बैग पैक करके बाहर की जानिब जाने लगी। वैसे मुझे कभी ये शर्फ अता होगा कि अपनी बीवी की असल खूबसूरती देख सकूं। अभी वो हसीना एक कदम ही चली थी कि इसका हाथ अनजानी गिरफ्त में महसूस हुआ। उसने खासा बेजारियत से पलट कर देखा तो मुकाबिल उसे गहरी बोलती नज़रों से तकता हुआ नजर आया। अचानक उसने मरियम के नाजुक सरापे को अपनी जानिब खींचा, वो भी किसी बेजान गुड़िया की मानिंद इस हैंडसम लड़के की जानिब खींची चली आई थी। वो करीब आई तो शामिर ने उसकी नाजुक और पतली कमर के गिर्द अपने हाथ का हिसार बांधकर उसकी आंखों में झांकते निहायत रुमानी लहजे में इस्तफसार किया। उसकी बात का मतलब समझते मरियम एक लम्हे के लिए चौंकी। उसकी आंखें हैरत से फैली थी। मिस चश्मिश, मैं हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसने अपनी चाहत का खुले लफ्जों में इजहार किया। वो वाकई बहुत सीरियस हो चुका था उसे लेकर। वो उसे खोना नहीं चाहता था, वो उसकी थी और वो बताना चाहता था दुनिया को कि वो उसकी है, खास तौर पर इन यूनी के भंवरों को जो हर वक्त उस पर मंडलाते नजर आते हैं। देखो शामिर,
मैं तुम पर एतबार नहीं करती। मेरी मदद शहरोज सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ। इनडायरेक्ट वजह तुम हो और मैं मजबूर हूँ अभी तुम लोगों की मदद लेने पर, मगर कर्जे के तौर पर ले रही हूँ। एक दिन तुम्हें ज़रूर वापस कर दूंगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस कागजी रिश्ते पर ध्यान देने की। उसने बहुत नॉर्मल अंदाज में अपनी बात इस नौजवान के सामने रखी। क्या मतलब? मुकाबिल नासमझी से। यही कि मैं एक बार अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। साथ साथ तुम मुझे डिवोर्स भी दे देना। डिवोर्स का लफ्ज़ वो ऐसे बोल रही थी जैसे आज के मौसम की बात कर रही हो। तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? उसका आखिरी जुमला शामिर को सर से पाँव तक भड़का गया था। वो कमर छोड़ उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ सख्ती से सुर्ख चेहरे के साथ पूछने लगा, वो कैसे इतना नॉर्मल होकर डिवोर्स की बात कर सकती थी? शामिर को समझ ना आया इसमें इतना एग्रेसिव होने वाली क्या बात है। मैं डिवोर्स मांग रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस रिश्ते में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मरियम जितना नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, शामिर का गुस्सा उतना ही हाई होता जा रहा था। डोंट से कि तुमसे अपना मरहूम शौहर नहीं बुलाया जा रहा आज तक। इस नौजवान की आंखों में ज्वालामुखी पर टूटी थी। या कोई नया पसंद आ गया है तुम्हारा? वो दोस्त, क्या नाम है उसका? वो जैसे याद करने की कोशिश कर रहा था उसके नाम को अपनी शहादत की उंगली से पेशानी की साइड पर खुजाते हुए। शट अप शामिर, अपने जैसा मत समझना मुझे कि निकाह होते हुए भी इधर उधर मुंह मारूं। अगर मुझे कोई पसंद आता भी है तो मैं पहले तुमसे खुला लूंगी। तुम्हारी तरह जानवरों वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगी कि जहां दिल चाहा मुंह मार लिया, जिसके साथ चाहा रात गुजार ली। अगले ही लम्हे शामिर ने मारे तैश के उसका मुंह दबोच लिया था। उसकी लंबी उंगलियां मरियम को अपने गालों में धंसती मालूम हुई। हिम्मत है तो दोबारा बोलो और मैं बताऊंगा तुम्हें फिर मैं कितना बड़ा जानवर हूँ। शामिर का चेहरा मुकम्मल डार्क हो गया था, आंखें लहू रंग। क्या ये उसकी शराफत की इंतहा नहीं थी कि शादी को 3 साल होने को आ रहे थे, मगर उसने कभी भी उसकी मर्जी के बगैर करीब आने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी ये सोच के कि वो लड़की किस कदर बेबाक है कि उसके निकाह में होने के बावजूद उसी के मुंह पे खड़े होकर कह रही है कि अगर उसे कोई और लड़का पसंद आता है तो उससे खुला ले लेगी, जैसे निकाह कोई बच्चों का खेल है। जब दिल चाह आ गई, जब दिल भर जाएगा छोड़ कर चली जाएगी। शामिर, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ो मुझे। वो शदीद झंझलाकर उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगी। एपिसोड तो बहुत अच्छी थी आज की और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि आमन और जोनी फाइनली 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 दोनों का एक हो चुका है, उनका निकाह हो गया है। तो राइटर साहिबा, थैंक यू सो मच कि आपने उनका निकाह करवा दिया। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और राइटर साहबा का भी शुक्रिया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।